कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बीपीएससी का जो टीचर का रिक्रूटमेंट होने वाला है बीपीएससी आयोग के द्वारा, उसके बारे में जो सूचना आई है उसके बारे में आप लोग को बता दूं कि इसके अनुसार जो है वह लगभग 50 दिनों में संभावना है कि लगभग 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसियां आयोग के द्वारा दे दी जाएगी। और ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी जिलों से वह रिक्ति की जो संख्या है वो आयोग के पास पहुंच जाए। तो उम्मीद किया जा रहा है कि मई से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जब मई में आ जाएगा तो 2 माह मतलब आपका जुलाई से अगस्त तक एग्ज़ाम होने की संभावना बन जाएगी। और इस पेपर के अनुसार लिखा गया है कि 100 अंकों के आधार पर ही परीक्षा होगी, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो निगेटिव नहीं होगा, ये बहुत बड़ी विशेषता हो जाएगी। और ख़ास करके जो अभ्यर्थी अभी नए हैं तो उनके लिए और होना भी चाहिए कि निगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सीटेट या अन्य टीईटी का जो एग्ज़ाम देकर के जो अभ्यर्थी आए हैं वह उतना भी अभी एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है कि वो निगेटिव वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। तो एक ज़्यादा समस्या होती उनके लिए। तो इसलिए यह कदम आयोग ने अगर उठाया है, अगर सही है तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कदम है। और ख़ास करके जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाह रहे हैं और 7वें चरण की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए यह वरदान जरूर साबित हो जाएगा। और 100 प्रश्न के ही परीक्षा होंगे, तो निश्चित तौर पे आप इतना समझें कि 100 प्रश्न का जो शेड्यूल या कह सकते हैं इसको अगर कई पार्ट में बांट करके जो एग्ज़ाम लेगा तो उसमें एक पार्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड तो होगा ही, तो कम से कम 20 प्रश्न तो टीचिंग के होंगे ही। दूसरा पोर्शन आपका जो इसमें लिखा गया है कि आपके 9-10, ठीक है, 9-10 के सिलेबस को मतलब 9-10 तक के सिलेबस को आपको पढ़ना है, जो 1 to 5 वाले हैं। और जो आगे हैं माध्यमिक या अपर हाई स्कूल के लिए हैं उनको 12 और ग्रेजुएशन का पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये हर एक एग्ज़ाम में लिखा रहता है, ऐसी बात नहीं है। और जो क्वेश्चन होते हैं जैसे मान के चले 9-10 का है, तो 9-10 का भी सिलेबस कोई छोटा उटा नहीं है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री का ही तो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें आपको 9-10 में पढ़ना होता है। तो घबराने का नहीं है, हमारे जो ऐप में कंटेंट हैं उसमें पूरा कवर ही किया गया है। चाहे आप 8 का लीजिए, 9th का लीजिए, 10th का लीजिए, सारे टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर दिया है। और ख़ास करके वर्ल्ड हिस्ट्री, जहाँ से आपके 9-10 में प्रश्न आपने देखा होगा, जैसे विश्व इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, भौगोलिक खोज से स्टार्ट हो जाता है, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब सारे टॉपिक को हमने बहुत ही ढंग से अपने ऐप में करा रखा है। इसलिए डरने की तो कोई बात ही नहीं। रही बात अगर बेसिक मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे 2, 4, 5 या 10 की संख्या में, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने सारा बेसिक चैप्टर सरलीकरण से लेकर के, और देखिए घातांक करनी हो, चाहे आपका एलसीएम एचसीएफ हो, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके 8 में, 6 में, 7 में ये सब जगह सिंप्लीफिकेशन हो, तो ये सब आप पढ़ के ही आए हैं और आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, फिर एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं। तो टेंशन नहीं लेना है कि 9-10 का सिलेबस आ गया और हम क्या करें अब। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कूल माइंड से पढ़िए और आप अच्छा करेंगे। प्रश्न जहाँ से पूछे जाएंगे वो आपके 9-10 से ज़्यादा आपका जो एसएसटी वालों का है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रही बात हाई स्कूल वालों के लिए, तो हाई स्कूल में देखिए 10+2 में खास करके जो एग्ज़ाम हुआ अलग अलग सब्जेक्ट का हुआ है, तो वहाँ हो सकता है कि अगर 100 मार्क्स के होंगे तो 50% आपके टीचिंग से रिलेटेड हो और 50% आपका जीके जीएस बिहार स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल हो, चाहे जिस प्रकार से हो। तो उम्मीद यही हम लोग कर रहे हैं कि 50-50 के पार्टों में बांट करके हो सकता है आपके प्रश्न सेट यहाँ किए जाएंगे, ठीक है। चूँकि यह परीक्षा सबके लिए नया है और आयोग ने अभी तक जो है सिलेबस ना ही दिया है, और
अभी तक कुछ पैटर्न भी नहीं इसका क्लियर हो रहा है। बस ये आज के पेपर में जो कटिंग आया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और 100 मार्क्स के होंगे, तो ये भी मुझे थोड़ा बहुत संदिग्ध ही लग रहा है। बाकी जब तक आयोग नोटिफिकेशन नहीं देता है तो हम लोग इस बात का पुष्टि नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। और वेतन की जहाँ तक की बात है तो प्राइमरी स्टेज में यहाँ पे जो भी शिक्षक बनते हैं तो उनकी वेतन 45 के अराउंड लगभग बन जाएगी, ठीक है। और जो हाई स्कूल में नियुक्ति लेंगे उनकी वेतन 55 के अराउंड बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा, खास करके बिहार में जो कि नियोजित शिक्षक को जो कह सकते हैं कि वेतनमान नहीं दिया जा रहा था, पूर्ण वेतनमान, तो नए अभ्यर्थियों को यह वेतनमान दे करके एक सम्मानजनक स्थिति में शिक्षकों को लाने का सरकार प्रयास कर रही है। तो बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं प्रयास है। बाकी आगे देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड भी आपको जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग के पास यह पेपर कटिंग आ ही गया होगा। कितने वैकेंसियाँ हैं वो भी आप देखिए। उच्च माध्यमिक में आपका 11-12 में लगभग 89,734 है, माध्यमिक में आपका 44,193 है, जबकि प्रारंभिक स्कूल में 80,257 है। ये वो वैकेंसियां हैं जिसको नियुक्ति किया जाना है। और इसमें वो भी शिक्षक हैं जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, वो भी इस फॉर्म को नियमित बनने के लिए देंगे। और उनका एक अलग कैडर होगा, उनकी अलग एक वैकेंसी होगी, मतलब उनका इसमें इंक्लूडिंग नहीं होगा, चूँकि वो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं। इतनी सारी वैकेंसियां जो 2.5 लाख से हैं वो केवल नए शिक्षकों के हैं। नए शिक्षक यहां से चुने जाएंगे। और उम्मीद कीजिए कि जो लोग भी STET और BEd पास कर रखे हैं तो 110% अगर थोड़ा मेहनत कर दीजिएगा तो आराम से आप पास कर जाइएगा और एक बेहतरीन सैलरी आपको सरकार देने जा रही है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस जो भी सिलेबस है वो आप पढ़िए। 9-10 का ही दिया गया है तो 9-10 तक ही पढ़िए। 10+2 तक का दिया गया है तो 10+2 तक का पढ़िए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और हमारे द्वारा आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, भरोसा रखिए। और हमने विश्व इतिहास को अच्छे से कवर कर रखा है और वही चीज़ आपने 9-10 में भी देखा होगा। पॉलिटी को हमने अच्छे से कवर कर रखा है। चैप्टर वही है, टॉपिक वही रहता है और प्रश्न भी उसी टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी सिलेबस दे, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस GK GS। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका भी GK GS स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक दूसरे से सब क्वेश्चन रिलेटेड ही रहेंगे, ठीक है। और अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीक़ा से लेना ये संभव नहीं है आयोग को, इसीलिए आप लोग जो है एकदम पूरा ओवरऑल पढ़ के रखिए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे, जो कि हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला सेशन होने वाला है वो शिक्षक के गुण से रिलेटेड है। शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा इस लेक्चर में, आपको टेस्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद आपका क्या काम है कि आप टेस्ट लगा लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवाऊँगा। और हो सकता है कि सॉल्यूशन आपके जो है ऐप में ही मिले, ठीक है। बाकी आप लोग ज़रूर कोर्स ज्वाइन करें, जुड़े, भरोसा रखें और आपका बेहतरीन तैयारी हमारे द्वारा करवाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और चलिए आज का जो टॉपिक है उसको लेकर के चलते हैं। शिक्षक के गुण, शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए उसको लेकर के यह टॉपिक है। तो शिक्षक के गुण से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और शिक्षक ही आपके विद्यालय के केंद्र में होते हैं और शिक्षक के माध्यम से ही विद्यालय का कह सकते हैं कि सर्वांगीण जो विकास है वो डिपेंड करता है। तो किसी भी विद्यालय का भवन, छात्र, सहायक सामग्री आदि कितना भी प्रभावपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी आप अच्छा बिल्डिंग बना लीजिए, अगर उसमें योग्य टीचर नहीं होंगे तो वह शिक्षा कह सकते हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो आप कितना भी भवन बना लीजिए, सहायक सामग्री ले आइए,
लेकिन जब तक वहाँ के शिक्षक चरित्रवान और योग्य नहीं होंगे तो उस विद्यालय का शिक्षा स्तर ऊपर नहीं उठ सकता। सभी गुणों के महान धार्मिक नेता तथा सुधारक जैसे बुद्ध हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, सुकरात हो गए, मोहम्मद हो गए, गांधी हो गए, सच्चे अर्थ में ये लोग जो थे मानव जाति के शिक्षक के रूप में थे और इन्होंने मानव को किस प्रकार से इस धरातल पर जीना है उसको सिखाया है। ठीक है, तो एक शिक्षक का भी गुण होता है कि अपने छात्रों के अंदर वह गुण का विकास करे जिससे कि छात्र जो है अपने जीवन में सफल हो सके। तो यहाँ पर शिक्षक जब अच्छे होंगे, जब शिक्षक चरित्रवान होंगे और योग्य होंगे, तभी उनके जो शिष्य होंगे वो भी योग्य होंगे। आप देखिएगा कि महान शिष्य और महान गुरु के कारण ही होता है। जैसे अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखिएगा तो चाणक्य वहाँ पे एक महान गुरु के रूप में रहते हैं। फिर अगर आप अलेक्जेंडर को देखिएगा, सिकंदर को, विश्व विजेता का, तो वहाँ पे भी अरस्तु एक महान गुरु के रूप में रहते हैं। ठीक है, या अरस्तु के ही गुरु थे आपके प्लेटो, उनको देख लीजिए, उनके गुरु सुकरात थे। तो अपने आप में एक महान कह सकते हैं कि गुरु के ही एक महान शिष्य हो सकता है। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षक का गुण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक के उल्लिखित व्यक्तित्व गुणों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, एकदम निश्चित तौर पे वो गुण होना चाहिए। और आप भी शिक्षक बनने वाले हैं तो आप भी अपने अंदर वो सारे गुण का विकास कर ले तो आप एक समाज में प्रतिष्ठित और एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। चलिए, सबसे पहला उत्तम स्वास्थ्य और जीवन। तो सबसे पहले आप अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि आपका जब मन स्वस्थ रहेगा, जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाइएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो सफल शिक्षक या अच्छे शिक्षक का गुण है कि उनका स्वास्थ्य उत्तम होनी चाहिए। शिक्षक का गुण यह है कि उनका स्वास्थ्य उत्तम हो। परीक्षणों के आधार पर यह देखा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास होता है और यदि शिक्षक का स्वास्थ्य खराब हो तो वह सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति एवं स्फूर्ति शिक्षक के कार्य में आशावादिता, उत्साह और जीवन में शक्ति लाती है। और जब तक यह नहीं होगा, शारीरिक रूप से वह अच्छे होंगे, तब तक यह संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए शिक्षक को एक स्वस्थ शरीर एवं स्वच्छ जीवन होना चाहिए। उसके बाद है संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए। देखिए, संवेगना मतलब होता है जैसे क्रोध होना। ठीक है, अब बच्चा कुछ गलती किया तो कई बार आप घटना सुनते होंगे कि टीचर ने मारते मारते हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, या इतना मारा कि बच्चा बेहोश हो गया। तो ये सब की घटनाएं देखने को मिलेगी। या टीचर क्रूर है, बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, बच्चों के भावनाओं के साथ नहीं रहता है, तो ये सब भी गलत है। बच्चे के भावनाओं के साथ शिक्षक को रहना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए वही है, संवेगात्मक संतुलन बना के रखना है। अब ये नहीं कि भावनाओं में इतना प्यार दुलार करने लगे कि वह बच्चा पढ़े ही नहीं, उतना भी नहीं। इसीलिए लिखा गया संतुलन होना चाहिए। शिक्षक में आप डांटिए भी और फिर उसको बच्चे को प्यार भी कीजिए। ठीक है, दोनों काम करेंगे तो आप एक बेहतरीन शिक्षक होंगे। शिक्षक में संवेगात्मक संतुलन आवश्यक है, इसके अभाव में वह अपने छात्रों के भावात्मक विकास में असफल रहेगा। तो यह जरूरी है कि शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वह संतुलित होना चाहिए। ठीक है, संवेगात्मक रूप से जैसे क्रोध हो गया या घृणा हो गया, ये सब टाइप का जो मानसिकता है ये नहीं होना चाहिए एक शिक्षक में। उसके बाद आइए सामाजिक गुण। तो सामाजिक गुण भी होना चाहिए एक शिक्षक में, समाज को लेकर के चलने वाला गुण होना चाहिए। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, सामाजिक साझेदारी मुख्य सामाजिक संबंध द्वारा अनुप्राणित विश्वास के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। अगर शिक्षक में सामाजिक गुण होगा तभी वह बच्चों में भी वह गुण को दे पाएगा। शिक्षकों को उन सामाजिक गुणों को भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए जो कि उसे कक्षा अध्यापन तथा समुदाय दोनों में सहायता
प्रदान करे, जैसे सामाजिक चातुर्य, उत्तम शक्ति, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण। देखिए हम लोग समाज में सुख दुख हर एक पहलू को देखते हैं और उसमें क्या है कि समाज को लेकर के चलना होता है और जीवन के प्रति हमेशा विपत्ति के समय में भी एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए चलना होता है और अपने बच्चों को भी, अपने छात्रों को भी इस गुण को सिखाना होता है कि विपत्ति के समय में भी समभाव बने रहना चाहिए और हर एक विपत्ति का निराकरण होता है और समय के साथ सब कुछ बदलता है। इस तरीक़ा से किसी भी परिस्थितियों को, यहाँ पे लिखा हुआ है, परिस्थितियों को सामना करने का साहस भी होना चाहिए और अपनी कमियों को स्वीकार करने की तत्परता। अगर शिक्षक को लगता है कि हमारे अंदर कमी है, अगर वो पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या कुछ नया चीज़ नहीं जान रहे हैं, तो उनको अपनी कमियों को भी स्वीकार करके नए चीज़ को अपडेट करना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे वह जो है उस समाज के साथ साथ छात्रों के साथ मिलजुल करके कार्य करने में अपनी क्षमता दिखा सकें और एक अच्छा शिक्षक के रूप में समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक गुण का भी होना शिक्षक के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चरित्र का उत्तम होना भी ज़रूरी है और दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक क्या होता है, राष्ट्र निर्माता होता है और इस नाते शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उसका चरित्र क्या हो, उत्तम हो। चरित्रहीन यहाँ पे शिक्षक को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा और अपने चरित्र पे विशेष ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके मिशनरियाँ जिस प्रकार से काम करते हैं, ईसाई मिशनरियाँ आप जानते होंगे कि अपने धर्म प्रचार को लेकर के कितने वो एक्टिव होते हैं, उसी भांति कार्य करते हुए उत्साहित होना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, अब आ जाइए नेतृत्व की भावना। शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वह छात्रों के पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं और जब वह नेतृत्व की भावना उनके अंदर होगी, नेतृत्व करने की, तभी वह भावना और वह प्रेरणा छात्रों को दे पाएंगे। ठीक है, तो नेतृत्व की भावना भी एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। अगर बच्चे को कहीं ले जाना है, कहीं घुमाने ले जाना है या कहीं पढ़ाने आसपास में पर्यावरण में कोई चीज़ दिखाने ले जाना है, तो उस समय सबको कंट्रोल करके नेतृत्व किस प्रकार से किया जाए, ये भी उनके अंदर गुण होना चाहिए। उसके बाद मित्रता एवं सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को हमेशा सहानुभूति रखना पड़ेगा और जो बच्चे हैं वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सहानुभूति के भूखे होते हैं और अगर बच्चे के साथ आप सहानुभूति रखते हैं तो शिक्षक को वो ज़्यादा मान आदर करते हैं और उनकी बातों को मानते भी हैं। और साथ साथ आपके मित्र भी रहते हैं। शिक्षक अगर आप बनेंगे तो साथ साथ आपके सहयोगी शिक्षक होंगे, हेडमास्टर होंगे, ठीक है, प्रधानाध्यापक होंगे या उच्च अधिकारी होंगे, बीओ डीओ होंगे। तो आपको क्या करना, व्यवहार कुशल बनना है और अपने साथियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, जिससे कि आप एक कह सकते हैं सुखमय वातावरण में आप टीचिंग का कार्य कर सकें। नहीं तो आए दिन आप कई बार देखते होंगे कि विद्यालय में जो है दो टीचर आपस में लड़ रहा है, तो किस लिए, तो कुर्सी पे बैठने के लिए। तो कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है जो पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार करती है। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, आपस में द्वंद्व भावना नहीं होनी चाहिए। सभी लोग पढ़ लिख करके आए हैं और एक दूसरे के मंतव्य को भी समझना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा एक माहौल बनेगा पढ़ाई को लेकर के। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त शिक्षक में यह गुण होने चाहिए कि वह अपने छात्रों एवं सहयोगी शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करे, मैत्रीपूर्ण और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करे। शिक्षक को सदैव अपने उच्च अधिकारियों, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक आदि को मित्र और पथ प्रदर्शक के रूप में देखना चाहिए। चलिए अब आते हैं बौद्धिक योग्यता। तो शिक्षक की बौद्धिक योग्यता भी होना चाहिए, उसे पूरा भौगोलिक विषय का पूर्ण ज्ञान तो एकदम होना ही चाहिए। उसके बाद उनको बौद्धिकता जागरूकता भी होनी चाहिए, जिससे कि वह स्व अध्ययन करके अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करें और बच्चों को नए नए शिक्षा को दें, और वो तभी दे पाएंगे जब वह स्व अध्ययन करेंगे। इसलिए शिक्षकों को स्व अध्ययन जरूर करना चाहिए। उसके बाद शिक्षकों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उदारपूर्ण होना चाहिए। आपका व्यवहार, जो शिक्षक हैं उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, उदारपूर्ण होना चाहिए।
उसमें व्यावसायिक योग्यता एवं कुशलता हो, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे अभी हम मान के चलिए पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारे पास 5 साल 8 साल जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके टीचिंग में दिखना भी चाहिए। उसके बाद नियमों के पालन की निष्ठा होनी चाहिए। जो भी ऊपर आदेश है विद्यालय का, जो भी शिक्षा समिति हो, चाहे हेडमास्टर हो, चाहे आपका जिला से जो आदेश हो, उसका भी पालन करना है निष्ठापूर्ण। सद्व्यवहार करना है, सहयोगी जो है मनोवृत्ति होनी चाहिए, आपस में सहयोग करने की। आत्म अनुशासन होना चाहिए, खुद में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कार्य करने में लगनशीलता होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ाना है तो उसमें लगनपूर्वक पढ़ाइए, या अन्य कार्य भी दिए जाते हैं शिक्षकों को तो उसको आप लगनशीलता से कीजिए। उसके बाद स्नेह रखना है आपको बच्चों के साथ। सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता या अतिवाद नहीं होनी चाहिए। विनोद प्रियता होनी चाहिए, सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए, समाज में घुल मिल के रहना चाहिए, और समाज की सेवा की भावना होनी चाहिए, और कल्याण की भावना तो स्वतः हो ही जाएगी। ठीक है, जब इतनी भावना रहेगी तो कहने का अर्थ है ये सब एक शिक्षक में गुण होने चाहिए। उसके बाद जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसका तो पूर्ण ज्ञान आपको होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे के.जी. सेदियन ने कहा है कि शिक्षक ज्ञान और बुद्धि की दृष्टि से हीन एवं खोखला हो यदि उसमें ज्योति प्रदान करने वाली शक्ति नहीं हो। ठीक है, तो शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता भी होना चाहिए, और अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर एवं उनकी भावनाओं को मानवीय रूप प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि कोई शिक्षक के अंदर उसके विषय के बारे में जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं हो। तो व्यवहारिक निष्ठा होनी चाहिए। शिक्षक को अपने विषय तथा व्यवसाय में निष्ठा रखना आवश्यक है। निष्ठा ही उसे उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षण कार्य में आपको निष्ठा बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मजबूरी में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो यह एक शिक्षक का गुण नहीं है। आप बेहतर शिक्षक बनने के लिए आप शिक्षण के प्रति ललायित रहिए, पढ़ाने के प्रति ललायित रहिए, और जो आपकी निष्ठा होनी चाहिए पढ़ाने के प्रति वो अच्छा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी रुचि रखना चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को जैसे सहगामी क्रिया हो गया, जैसे खेल कूद भी करवाना है, बीच बीच में नाटक भी करवाना है, वाद विवाद भी करवाना है, भ्रमण भी ले जाते हैं तो उसमें भी आप जो है नेतृत्व करते रहिए। तो इस प्रकार से सहगामी जो क्रियाएं हैं, या पेंटिंग हो गया विद्यालय में, या कोई खेल आयोजन कराते रहिए, या जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, राष्ट्रीय दिवस है, तो कुछ उसमें बच्चों को तैयार कीजिए डांसिंग के लिए, उसके बाद भाषण के लिए। तो ये सब आपका सहगामी क्रिया है, तो ये सब में भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। उसके बाद एक शिक्षक को अनुसंधान में भी रुचि रखनी चाहिए। कक्ष की समस्याओं का निराकरण एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके शिक्षा प्रणाली में सहयोग भी देना चाहिए। आत्मानुशासन यानी अपने आप में अनुशासन और नियमों के पालन एवं निष्ठा तो होनी चाहिए। इन दोनों गुणों का शिक्षक में रहना आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में स्वयं अपने छात्रों को उत्प्रेरित नहीं कर पाएंगे। अगर वह खुद नियम का पालन नहीं करेंगे, जैसे विद्यालय जाना है टाइम से, उनका जो प्रॉपर ड्रेसअप है उस तरीका का ड्रेस पर जाना है, या उस तरह का एक्टिविटी नहीं करना है जिससे कि बच्चे का मन मस्तिष्क प्रभावित हो, तो ये सब ध्यान देना है। दृष्टिकोण की उदारता भारतीय गणतंत्र की एक मांग है कि इसके नागरिकों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय समन्वय की है। चूँकि यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषा भाषी और भिन्न भिन्न जातियों और प्रजातियों के लोग रहते हैं, उन्हें एक राष्ट्रीय समन्वय में सहायक होगी जब उनकी दृष्टिकोण क्या होगी, उदार होगी, एक दूसरे को समझने वाली होगी, तभी वह एक अच्छे शिक्षक के रूप में बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक शिक्षक के अच्छे गुण के बारे में आपने कुछ सीख लिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और लगभग इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं। आपको आधे घंटे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और जब आप सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि आप कितना शिक्षक के गुण के बारे में समझें। तो टेस्ट ज़रूर लगाइए, और बिल्कुल फ्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कोर्स से ज्वाइन कीजिए ही, लेकिन टेस्ट उस्ट लगाइए जिससे आपका एक अनुभव होगा, और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे अगर 20 भी प्रश्न टीचिंग के पूछे जाएंगे उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सही आंसर कर लेंगे। ठीक है,
और जहाँ तक की बात है नोटिफिकेशन आने की, वो भी आएगा और एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है, और रिजल्ट भी आएगा। अब ये देखना है कि आप उसमें रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, और जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें, ठीक है। आप ही के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप ही के लिए अभी जितना भी हमने सारे कोर्स को बंद कर रखा है, ऐसे में बीपीएससी मेंस, बीपीएससी प्री का भी करवाता हूं। अभी सारे बैच को हमने बंद कर रखा, केवल और केवल उन शिक्षक साथियों के लिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं जो कि बरसों से नहीं पढ़ रहे हैं, या सीटीटी एसटीटी पास किया हुआ 4 साल 5 साल हो गया और पूरा दहशत में आ गए हैं, डर के माहौल में आ गए हैं। तो उन लोगों के लिए मैं अभी लगातार वीडियो डाल रहा हूं, जिससे उनके अंदर पॉजिटिवनेस आ जाए और वह भी जो नकारात्मक विचार हैं उससे हट जाएं, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।